Well, hi guys, a very good evening. I hope you guys are well. And जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है वैसे वैसे लगता है कि यार इतनी सारी खबर एक साथ आ गई। सुबह में लगता है यार कुछ भी नहीं है, एक आधी चीज़ है जिसके बारे में बात करनी। शाम होते होते एकदम ऐसे क्लटर हो जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर से पता चलता है कि यार पोखराज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब सब चीज़ आ जाती है तो समझ में आता है कि यार ऐसा करते हैं, एक ही बार बैठते हैं, आप लोगों से बात करते हैं और कुछ चीज़ें आपसे पूछनी भी है, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो रहा हूँ ये देख करके कि यार इतने कम दिन बचे हैं। एक टीम ऐसा लग रहा है बहुत आगे है रेस में और बाकी टीम्स बहुत धीरे धीरे बिल्कुल कछुए की चाल चल रही है। तो अब चाहे तो ऐसा होगा कि पोखरा क्योंकि तैयारी भी सबसे पहले करी, टैलेंट हंट सबसे पहले करा रही, कोचेज अपने सबसे पहले, मतलब सारी अरेंजमेंट पोखरा पहले कर रही है, तो लगता है कब भी पहले लेकर चली जाएगी। खैर वो बाद में देखेंगे मैच स्टार्ट होने के बाद। लेकिन फिलहाल के लिए तीन चार चीजें जो इस वीडियो में बात करनी है। पहला, दीपेंद्र आयरी की स्टेटमेंट जो कि कोच के फेवर में आई है और अपने T20 ऑलराउंडर के बारे में उनसे बात पूछी गई, वहां पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है। फिर उसके बाद दूसरी बात कि नेपाल के बारे में बात करेंगे। अंडर 19 टीम आज जीत गई, लेकिन पॉइंट्स टेबल में वो सेकंड नंबर पर। यूएई को हराना पड़ेगा, एनआरआर का भी देखना पड़ेगा, तब जाके आप आगे जाओगे। फिर उसके बाद टैलेंट हंट, पोखरा का डे 1 कंप्लीट हो गया, खुद वहां पर कुशल बुडेल पहुंचे हुए थे। तो इन सब चीजों के बारे में ओवरऑल कलेक्टिव बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपेंद्र आयरी की वो छोटी सी स्टेटमेंट एंड देन वी विल मूव टू पोखरा के न्यू ऑलराउंडर रेमन रेफर की तरफ। तो सबसे पहले दीपेंद्र आयरी से पूछा गया कि भाई साहब आप एक बात बताओ, ये जो परफॉर्मेंस टीम कितनी खराब हुई है, इसका इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप तो T20 में सेकंड ऑलराउंडर हो, पहली बार नेपाल में ऐसा हुआ है कोई नंबर सेकंड ऑलराउंडर है, तो आपकी T20 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। लेकिन वही अगर हम ओडीआईज की तरफ आए, प्लेयर्स की तरफ देखें, टीम्स की तरफ देखें, तो दिक्कत दिख रही है। तो टीम की गलती है, प्लेयर की गलती, या फिर कोच की गलती है? कोच वहां पर डाला गया ताकि हो सकता है आयरी कुछ बोले, लेकिन आयरी ने भी कुछ वैसा बड़ा सहमा और समझदार वाला जवाब दिया जो जवाब सोमपाल कामी ने दिया था। आयरी ने कहा कि देखिए भाई, अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो, हाँ T20 में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है और T20 में मैं नंबर सेकंड हूं, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने शुक्रिया भी कहा और फिर उन्होंने कहा कि आप लेकिन मेरी ओडीआई देखोगे तो आपको उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, मतलब मेरी ओडीआई के नंबर्स बहुत बुरे हैं। वैसे ही अगर आप दूसरे प्लेयर्स की तरफ देखते हो तो कोई ओडीआई में अच्छा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो अभी फिलहाल ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। कहीं पर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कहीं पर नहीं कर रहा है, लेकिन प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंस की वजह से आप कोच पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। उन्होंने किसी को डिफेंड नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ कोच को डिफेंड करा। उन्होंने अपने बारे में भी कह दिया कि जी मैं मेरी T20 की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन देखो ओडीआई खराब है। उस प्लेयर की देख लो, उसकी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस है, दूसरे में खराब है, किसी की तीसरे में अच्छी है तो चौथे में खराब है। तो हमारी परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से आप कोच पर इल्जाम मत डालो। मतलब कोच को सेफ साइड रखते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दी। और उनसे भी आईपीएल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी अब कैन जाने कैन ने क्यों रजिस्टर नहीं करा, बिकॉज बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कैरी फॉरवर्ड करना, तो कैन जाने, और हम सबको पता है कैन ने क्यों नहीं करा। हमने पिछली वीडियो उस बारे में बात कर ली थी। तो आयरी कोच का साथ देते हुए देखिए, चलिए देखते हैं। लुक्स लाइक के कोच इज स्टेइंग फॉर लिटिल लॉन्गर। देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, उस बारे में बाद में बात करेंगे जब एनपीएल खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, अब आते हैं पोखरा एवेंजर्स की तरफ, जो कि हर चीज में तेजी दिखा रहा है। पोखरा ने अपने जर्सी सबसे पहले रिवील कर दी। सबने कहा कि यार चलो बढ़िया है, ऐसा है वैसा, ये है वो है। पोखरा ने अपने जो प्लेयर्स थे वो फटाफट फटाफट पिक करने शुरू करे। पोखरा ही वो टीम थी जिसने दो तीन मतलब ओवरसीज प्लेयर जब उठाए, पहले सबने जब टीम देखी कहा जी टीम एवरेज है, लेकिन जब ओवरसीज प्लेयर आने शुरू हुए तो आपने कहा यार टीम तो अच्छी लग रही है, मजबूत लग रही है। और फिर करते 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 उन्होंने एक और रेमन रेफर भी उठा लिया। अब सबने कहा कि भैया ये जो आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ये कोई रूल चेंज वेंज हुआ है क्या? सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि यार आईसीसी ने जो रूल लगाया था टेस्ट मैचेस वाला, उसका क्या? बिकॉज रेमन रेफर ने अपना लास्ट टेस्ट मैच पिछले ही साल खेला है और उस रूल के हिसाब से 2 साल पुराना प्लेयर होना चाहिए जिसने पिछले 2 साल में कोई टेस्ट ना खेला हो, अगर वो टेस्ट नेशन का है तो। ये वेस्ट इंडीज से आते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई रूल में चेंजेस हुए हैं या फिर अब और आगे टेस्ट नेशन नहीं आना है? सो मेरे दिमाग में भी उतना ही बड़ा सवाल बन गया है कि यार ये जो आपने एक नई साइनिंग की है, क्या किसी प्लेयर ने बैकआउट कर दिया है? जैसे कनाडा वाले टूर्नामेंट में बाबर आजम ने बैकआउट कर दिया था, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बैकआउट कर दिया था, क्या ऐसा किसी ने बैकआउट कर दिया है? या फिर क्या कुछ रूल में तब्दीली आई है, या कोई रूल ऐसा है जो हम तक नहीं पहुंचा है? क्योंकि ये वाली साइनिंग हमें फिलहाल समझ में नहीं आई, क्योंकि कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनके पास अभी प्लेयर्स भी पूरे नहीं हुए हैं। तो देखते हैं कि भाई वो टीम्स प्लेयर कब पूरे करते हैं, क्योंकि अगर आप पोखरा एवेंजर्स की तरफ देखोगे, इन्होंने अपना वो टैलेंट हंट भी शुरू कर दिया है। कुछ टीम है जो टैलेंट हंट के सामने कमिंग सून लिख करके बैठी हैं कि भाई बहुत जल्दी आई थिंक मैं लुम्बिनी का शायद देख रहा था, या शायद लुम्बिनी का ही देख रहा था, उनके आगे कमिंग सून लिखा था। श्योर नहीं हूँ, शायद किसी और टीम का भी हो सकता है, बट उनका देख रहा था, उनका कमिंग सून हो रखा था। अभी एक नवंबर 11 को आई थिंक जनकपुर बोल्स का है,
तो भाई आपको 30th से स्टार्ट करना है। अभी आप टैलेंट हंट में हो, अभी कितनी सारी चीजें जो नहीं हुई है, और इसीलिए मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा सा तो नर्वस हूं, बिकॉज अब तक तो सब कुछ आ जाना था। मतलब 20 दिन पहले एक लीग के आपके पास फिक्सचर्स आ जाने थे, आपके पास पूरी टीम, आपके बेस्ट 11 बन जाना था। आप मतलब अभी तो कोचेस और 11 जो है या 15 जो है 16 जो है वो कोचेस से मिले नहीं है भाई, आपके 16 तैयार नहीं हुए, कोचेस से मिलना तो खैर छोड़ो, बहुत दूर की बात है। जर्सीज नहीं पता है प्लेयर को कि हम क्या पहनकर खेलेंगे। तो यार मेरे हिसाब से तो भाई चीज़ें थोड़ी सी डिले चल रही है, थोड़ी सी चीज़ें लेट चल रही है। थोड़ा सा काम को पेसअप होने की ज़रूरत है, और 30 तक ये चीज़ें आप खुद ही सोचो, अगर 20 मतलब 20 तारीख तक जाकर के ये चीज़ें कंप्लीट होगी तो क्या अगले 8-9 दिन में सब कुछ रेडी हो जाएगा। मतलब कोच प्लेयर वो बॉन्डिंग, वो कैंपिंग, वो साथ में खेलना, तो फिर कोई फायदा होगा नहीं होगा। समझ सपोज करो जिमी नीशम आते हैं, 5 दिन खेलते हैं साथ में प्लेयर्स के, 5 दिन अपना वो करते हैं, और फिर उसके बाद 6 दिन से वो टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। तो वो मतलब पता नहीं है 5 दिन पहले भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो खैर मेरे हिसाब से कुल मिलाकर थोड़ी सी स्पीड स्लो है, बहुत सारी चीज़ें शायद अब तक हो जानी थी वो अब तक नहीं हुई है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये 30th की डेट भी थोड़ी डिले हो जाए कि जी 30th को तो नहीं हो पाएगा, 5th से स्टार्ट होने वाला है। सो लेट्स जस्ट होप कि वो ना हो और चीज़ें जो है वो टाइम पर ख़त्म हो जाए, बिकॉज मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। अच्छा खैर, उसके अलावा अंडर 19 वाला जो फिलहाल एशिया क्वालिफायर चल रहा है उसमें एक हार की वजह से पॉइंट्स टेबल में फिलहाल नीचे हैं, लेकिन आपके एक बड़े मार्जिन से जीत आने की वजह से एनआरआर में थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर हुई है, और कहीं ना कहीं वहीं पर जाकर के लग रहा है मामला फंसेगा। बिकॉज अगर आपने यूएई को हरा भी दिया, आई थिंक यूएई से आपका एक मैच, क्योंकि वही एक फाइटिंग वाला मैच भी है, तो अगर आपने वो हरा भी दिया तो भी आपको एनआरआर वाला मामला फंसेगा, बिकॉज आप अभी सेकंड पर हो और एक ही टीम आगे जाने वाली है। सो विमेन आर डूइंग प्रिटी गुड, बट आई थिंक के मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आपको अगला मैच जीतना भी है, अच्छे मार्जिन से जीतना है, और सामने वाली टीम भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो ठीक है, थाईलैंड को आपने 100+ रन से हरा दिया, इससे पहला वाला मैच भी बड़े मार्जिन से हराया था, लेकिन ये वो टीम्स नहीं है जिनसे आप कंपीट करके अपनी जीत को शायद बहुत बड़ा बताओगे, बिकॉज आइडल नॉर्मल टीम है और नॉट नॉट टीम टफ टू बीट वाले सीन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं यूएई वाले मैच में या क्या होता है, क्या कुछ जीत आती है, अच्छा एनआरआर बनता है, या फिर एक और चांस, और फिर हम अगली बार का इंतजार करते हैं। खैर मेरे हिसाब से एनपीएल की तरफ सारा फोकस है, तो एनपीएल में थोड़ी सी देरी हो रही है, और अब तक चीज़ें सही हो जानी थी, अब तक बहुत सारी चीज़ें आ जानी थी, वो नहीं आई है, और आप साइनिंग पर साइनिंग कर रहे हो, और कुछ टीम है जो कमिंग सून लिख करके बैठी हैं, और पता नहीं कब अपना टैलेंट हंट वगैरह स्टार्ट करेंगी, अपने प्लेयर्स कंप्लीट करेंगी, अपने कोचेस को बुलाएंगी, अपनी कैंपिंग स्टार्ट करेंगी, और अपनी जर्सीज वगैरह फाइनलाइज करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो ने ब्लू जर्सी निकाल दी तो बाकियों की भी ब्लू थी, तो उन्होंने लास्ट में बोला कि नहीं भैया चेंज चेंज चेंज, येलो करो, कुछ चेंज करो, सब ब्लू ब्लू हो जाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा है अंदर, लेकिन कुल मिलाकर लेट तो हो गया भाई। खैर आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहा हूँ, या एक्चुअली में लेट हो गया है और अब उसमें तब्दीली आने की जरूरत है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड यू गाइस हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।